दोस्तों, पृथ्वी से बाहर निकलकर किसी दूसरे ग्रह पर समय बिताना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। नासा के स्पिरिट रोवर ने मंगल की बंजर दुनिया में करीब 6 सालों तक समय बिताया था और इतने टाइम पीरियड में इसने करीब 7.7 किलोमीटर की यात्रा की। इस मुसाफिर को मंगल ग्रह पर रहते हुए कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो इसका सिग्नल भी वैज्ञानिकों से टूट गया। मंगल ग्रह पर उठते तूफानों ने भी इसे काफी परेशान किया, मगर फिर भी अपने जीवन काल में इसने मंगल ग्रह से हजारों तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजा और कई महत्वपूर्ण खुलासे किए, जिसने वैज्ञानिकों के मंगल ग्रह को देखने का नजरिया ही बदल दिया। दोस्तों, आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम स्पिरिट रोवर की पूरी यात्रा को रियल फुटेज के साथ करने वाले हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में 6 साल लगातार मंगल ग्रह पर बिताते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो इसे लाइक जरूर कर दें। हमारी यात्रा शुरू होती है 4 जनवरी 2004 से। स्पिरिट रोवर मंगल की सतह पर एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरता है। फिर इसके बाद यह आराम में आने से पहले अपने एयरबैग्स के साथ 28 बार बाउंस करता है। यह अपने टारगेटेड साइड गुसेट क्रेटर से 13 किलोमीटर दूर जाकर रुकता है। नासा की टीम इस जगह को अनौपचारिक रूप से कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन नाम देती है। नासा की टीम इस जगह को यह नाम उन एस्ट्रोनॉट्स की याद में देती है जो 2003 में कोलंबिया हादसे में मारे गए। अब मंगल पर लैंड करने के बाद स्पिरिट पहली बार अपनी आंखें खोलता है और उसमें सबसे पहले मंगल की तस्वीर खींची। यह उस समय की है और ग्रह पर ली गई हाईएस्ट डेफिनेशन की पिक्चर थी। इसके बाद यह मिशन अगले कुछ दिनों तक सही तरीके से चलता है, लेकिन फिर अचानक कुछ बदलता है। तारीख थी 21 जनवरी। स्पिरिट अब मंगल पर 17 दिन बिता चुका था और तभी अचानक नासा का इस रोवर से संपर्क टूट जाता है। लेकिन अगले ही दिन रोवर नासा को एक बीप का साउंड भेजता है। वह कंफर्म करता है कि उसे पृथ्वी से भेजा हुआ एक सिग्नल मिला है। इसके साथ ही वह यह भी बताता है कि उसके अंदर कुछ खराबी है। रोवर के इस सिग्नल से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि यह रिबूट लूप में फंस चुका है, जिसका मतलब था कि बार बार अपने आप बंद और चालू हो रहा था। नासा ने इस रोवर को इस हिसाब से डिजाइन किया था कि यह अपने आप रिस्टार्ट हो सके, लेकिन इस फॉल्ट के कारण वैज्ञानिकों को डर था कि रोवर इस खराबी के कारण अपनी पूरी एनर्जी खो देगा और ओवरहीटिंग के कारण काम करना बंद कर देगा। यह फॉल्ट इतना सीरियस था कि नासा लगभग यह उम्मीद छोड़ चुका था कि स्पिरिट मंगल पर आगे बढ़ पाएगा। लेकिन खुशकिस्मती, जब स्पिरिट का मंगल पर 19वां दिन था, तब नासा अनाउंस करता है कि स्पिरिट की रिपोर्ट में खराबी नहीं है, बल्कि खराबी इसके फ्लैश मेमोरी में है, जो कि एक सॉफ्टवेयर एरर है और इस रोवर की फ्लैश मेमोरी को फॉर्मेट करने से सही किया जा सकता है। 32वें दिन स्पिरिट को सही कर दिया जाता है और अब ये वापस अपने मिशन पर लौट चुका था। अब इसकी ऑपरेटिंग टीम का अगला लक्ष्य था इसके रॉक एम्ब्रेजन टूल यानी रीड का यूज करना। इससे पहले मंगल की चट्टानों का भी इतना नजदीक से निरीक्षण नहीं हुआ था। दुनिया मंगल की चट्टानों के बारे में जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। स्पिरिट ने अपने माइक्रोस्कोपिक इमेजर और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एक पिसी हुई चट्टान के पाउडर की जांच की। इसके बाद इस रोवर ने कंफर्म किया कि चट्टान मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी है। उसके बाद यह मुसाफिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है और आगे निकल जाता है एक दूसरी चट्टान की तरफ। इसका नाम था हम्फ्रे। 5 मार्च को इस चट्टान को पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नासा घोषणा करता कि स्पिरिट ने मंगल पर पानी के निशान ढूंढ लिए हैं। ये चट्टान ऐसे मिनरल से बनी थी जो आमतौर पर पानी के बहाव वाली जगह पर पाई जाती हैं। अब यहां से स्पिरिट अपनी अगली लोकेशन की तरफ बढ़ जाता है, जिसका नाम था बॉनविले क्रेटर। यहां पहुंचने के बाद इस रोवर ने सबसे पहले यह पैनोरामा कैप्चर किया। नासा की टीम ने तय किया कि रोवर को इस क्रेटर में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इन्हें यहां पर कुछ ऐसा नहीं दिखा जिस पर रिसर्च किया जा सके। अब रोवर यहां से आगे बढ़ जाता है और कोलंबिया हिल्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। स्पिरिट को रास्ते में एक और क्रेटर मिलता है और वह वहां पर रुककर कुछ इस तरह का पैनोरामा कैप्चर करता है। अब स्पिरिट रोवर यहां से आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते उसे लहांटन क्रेटर मिलता है। रोवर यहां से यह पैनोरामा खींचता है। यहां से कुछ दूरी पर कोलंबिया हिल्स को भी देखा जा सकता है। कोलंबिया हिल्स तक पहुंचने तक स्पिरिट
2004 के अंत तक कई सारी चट्टानों के सैंपल ले चुका था। इसी दौरान स्प्रेट अपने कदमों की इमेज कैप्चर करता है। इस इमेज में वैज्ञानिक देखते हैं कि रोवर का एक व्हील जमीन पर कुछ ज्यादा ही घसीट कर चल रहा था। यह भी काम कर रहा था, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर रहा था जिस तरह से उसे करना चाहिए। अब टीम रोवर को इंस्ट्रक्शन देती है कि वह हस्बैंड हिल की चोटी तक पहुंचे। यह लैरीज लुकआउट साइट से कैप्चर किया, जिसमें हस्बैंड हिल की सबसे ऊंची ऊपर की चोटी को देखा जा सकता है। अपनी शिखर की यात्रा के दौरान स्प्रेट पार्ट ऑफ गोल्ड रॉक नाम की एक चट्टान का फोटो कैप्चर करता है, जो वैज्ञानिकों के लिए थोड़ी हैरान करने वाली इमेज थी। रोवर इस चट्टान की करीब से इन्वेस्टिगेशन करता है और देखता है कि मंगल पर हेमेटाइट की मौजूदगी है। इस और इशारा करती है कि मंगल पर कभी पानी की मौजूदगी रही होगी। स्प्रेट इस तरह डिजाइन किया गया था कि मंगल पर महज 90 दिन तक रह सकता था, लेकिन इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण वैज्ञानिक इस यात्रा को थोड़ा और लंबा कर सकते थे। मंगल की धूल भरी आंधी के कारण अब इसके सोलर पैनल ढक चुके थे धूल और मिट्टी से, और इसका पावर लेवल उसके मैक्सिमम पावर लेवल से 63% तक पहुंच गया। लेकिन यह अभी इतना पर्याप्त था कि रोवर मंगल को और एक्सप्लोर कर सके। लेकिन तभी अचानक मार्च 2005 में रोवर के साथ कुछ ऐसा होता है जो वैज्ञानिकों के लिए हैरान कर देने वाला था। हवा का एक बड़ा सा झोंका स्प्रेट के सोलर पैनल पर लगी धूल को हटा देता है, जिसके कारण इसका बैटरी लेवल 93% तक पहुंच जाता है और उसके सही तरीके से काम करने के लिए यह पर्याप्त था। ठीक इस झोंके के 3 दिन बाद स्प्रेट एक और हवा के झोंके को कैप्चर करता है, जो कुछ इस तरह का था। धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित रूप से स्प्रेट हस्बैंड हिल की चोटी पर पहुंच जाता है। चोटी पर पहुंचते इसने सबसे पहले दक्षिण की तरफ यह हैरान कर देने वाली पिक्चर क्लिक की। अब रोवर की अगली लोकेशन थी होम प्लेट। वैज्ञानिक रोवर को होम प्लेट की ओर जाने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं और रोवर हस्बैंड हिल से नीचे उतरता है और होम प्लेट की तरफ आगे बढ़ता है। यह पैनोरामा स्प्रेट ने हस्बैंड हिल से नीचे उतरते समय कैप्चर किया। रास्ते में रोवर कोमाचे नाम की चट्टानी आकृतियों के पास आकर रुकता है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वैज्ञानिक देखते हैं कि यह जगह एक समय नॉन एसिडिक वाटर से भरी हुई थी। रोवर की यह इन्वेस्टिगेशन उस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित करती है, जिसके अनुसार मंगल पर जीवन के लिए अनुकूल पानी उपलब्ध नहीं था। होम प्लेट की तरफ बढ़ते हुए स्प्रेट ने कुछ इस तरह के खतरनाक क्षेत्रों को भी पार किया था। फरवरी 2006 में स्प्रेट होम प्लेट तक पहुंच जाता है। मंगल की गर्मियों के मौसम में वैज्ञानिकों की टीम रोवर को सर्दियों के लिए तैयार करने में जुट जाती है। सर्दियों के मौसम में रोवर के सोलर पैनल इतनी सनलाइट नहीं रिसीव कर पाते थे जितनी जरूरी थी। टीम ने तय किया कि रोवर को मुकुल हिल नाम की पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना होगा, जिससे रोवर तक पर्याप्त सनलाइट पहुंच सके। मार्च 2006 तक स्प्रेट के आगे की व्हील्स एक साथ काम करना बंद कर चुकी थी। अगर रोवर मुकुल हिल तक नहीं पहुंच पाता तो मिशन यहीं खत्म हो जाता। नासा की टीम ने तय किया अब रोवर को अपने अगले पहियों को खींचते हुए वापस पीछे की तरफ लौट जाना चाहिए। यह पिक्चर रोवर ने मुकुल हिल से वापस पीछे की ओर आते हुए कैप्चर की। सर्दियां नजदीक आ रही थी और वैज्ञानिकों को अब पता नहीं था कि स्प्रेट तय समय पर सही जगह पहुंच पाएगा या नहीं। वैज्ञानिकों ने मुकुल हिल की चोटी पर जाना कैंसिल किया और उन्होंने प्लान में बदलाव करते हुए तय किया कि अब रोवर इसके पास ही मौजूद स्प्रेट विंटर हेवन नाम से जाने जाने वाली चोटी पर जाएगा। अब स्प्रेट को यहां पर लगभग अगले 8 महीने के लिए पार्क कर दिया गया। स्प्रेट यहां पार्क होने के बाद भी लगातार मंगल के एनवायरनमेंट की ऑब्जर्वेशन कर रहा था। इन 8 महीनों के दौरान वैज्ञानिकों ने सर्दियों में कम पावर के कारण रोवर को किसी भी तरह की ड्राइव की कोशिश नहीं की। 2007 में कुछ नए सॉफ्टवेयर के साथ स्प्रेट सर्दियों की नींद से जागता है और अपने मिशन को कंटिन्यू करता है। इस बार नए सॉफ्टवेयर के साथ स्प्रेट अब तक तय कर सकता था कि उसे कौन सी तस्वीर पृथ्वी पर भेजनी है और कौन सी नहीं। नासा की टीम को इस मिशन को लेकर अब भी बहुत सी उम्मीदें थी। रोवर के अगले पहिए अभी जमीन पर घसीट कर चल रहे थे, लेकिन फिर भी रोवर सही तरीके से काम कर रहा था। रोवर की अगली व्हील्स के कारण मंगल की जमीन से मिट्टी थोड़ी बाहर निकल रही थी। रोवर की यात्रा जारी थी, तभी अचानक नासा की टीम कुछ ऐसा देखती है जो हैरान कर देने वाला था। नासा की टीम देखती है कि जहां से रोवर अभी अभी निकला है वहां उसके पीछे कुछ सफेद पाउडर जैसा बाहर निकला है। थोड़ा निरीक्षण करने के बाद टीम ने देखा कि यह सिलिका था। सिलिका इस बात के संकेत देता है
कि मंगल की धरती पर प्राचीन समय में कोई माइक्रोबैक्टीरियल जीवन रहा होगा। 2007 के अधिकतर समय में स्प्रिट होम प्लेट में ही रहा। इस समय इसने होम प्लेट के वेस्टर्न एज के कुछ इस तरह पैनोरामा कैप्चर किए। शुरुआत में तो यह पैनोरामा पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे जाकर एक पॉपुलर वेबसाइट ने इस तस्वीर में कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हैरान करके रख दिया। इस पैनोरामा में एक जगह पर इंसान की तरह दिखने वाली एक आकृति दिख रही थी। इसके बाद दुनिया भर में कई तरह के कयास लगाए गए। किसी ने कहा कि यह कोई एलियन है, तो किसी ने कहा कि इंसानों की तरह ही कोई दूसरा जीव है। लेकिन इसके बाद वैज्ञानिकों ने इन सभी चीजों को नकार दिया और इन्होंने इसके पीछे का कारण बताया। 20 जुलाई तक आते आते स्प्रिट कम पावर होने के कारण सिस्टम फेलियर की प्रॉब्लम फेस करने लगा। स्क्रीन पर दिख रही दोनों तस्वीरों में से पहली तस्वीर उस समय की है जब मंगल पर तूफान नहीं आ रहे थे, और दूसरी तस्वीर इस तरह के तूफानों के बाद की तस्वीरें हैं। दोनों में फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। रोवर की इन मुश्किलों के बाद नासा एक निराशाजनक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करता है। नासा कहता है, हम अपने रोवर को इस तरह रूट कर रहे हैं कि वो इस तरह के तूफानों में सरवाइव कर सके, लेकिन वह कभी भी इस तरह डिजाइन नहीं किए गए कि वह इतनी खतरनाक परिस्थितियों में रह सके। इस समय असली प्रॉब्लम थी इस स्प्रिट का हीटिंग सिस्टम। इस रोवर को इस तरह डिजाइन किया गया कि यह खुद को इंटरनली हीट करता था, लेकिन इन तूफानों के कारण इसके सोलर पैनल पर धूल जम चुकी थी। इस धूल के कारण यह इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहा था कि खुद को गर्म रख सके। लेकिन खुशकिस्मती से अगस्त तक आते आते तूफान कम हो चुके थे और अब स्प्रिट को इतनी हीट मिल रही थी कि वह खुद को एक सेफ लेवल तक गर्म रख सके। नासा ने तय किया कि जब तक ये तूफान पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते तब तक रोवर को स्लीप मोड में रखा जाएगा। लेकिन 10 नवंबर तक आते आते तूफान वापस आने लगते हैं और इस बार रोवर की बैटरी क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुकी थी। नासा को अब भी उम्मीद थी कि स्प्रिट इन तूफानों से निकल जाएगा और उसने रोवर के अधिकतर इंस्ट्रूमेंट बंद कर दिए ताकि इसकी पावर को रिजर्व रखा जा सके। स्प्रिट अगले 3 महीने तक इस तरह की परिस्थिति में रहा और इस दौरान नासा की टीम लगातार यह कोशिश करती रही कि इसकी एनर्जी और इसके फंक्शंस में इस तरह बैलेंस सेट कर सके कि यह काम करता रहे। फरवरी 2009 में स्प्रिट को किस्मत का एक झोंका लगता है। हवा के झोंके के साथ इसका सोलर पैनल पर मौजूद धूल साफ हो जाती है। अप्रैल 2009 तक आते आते इसकी और ज्यादा सफाई हो चुकी थी और आप इसकी पावर उस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि यह अपनी यात्रा वापस जारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही नासा रोवर को वापस चालू करती है, वैसे ही वह देखते कि रोवर का एक व्हील मुलायम रेत में धंस चुका है। अब यह टीम उस व्हील को निकालने में जुट जाती है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए नासा पृथ्वी पर इस रोवर के जैसा एक और रोवर बनाती है और उसी से इसकी सेम कंडीशन में रख देती है। यह रोवर गुरुत्वाकर्षण को बराबर करने के लिए स्प्रिट के मुकाबले थोड़ा लाइट वेट था। दुर्भाग्य से नासा की टीम अपने काम में असफल रहती है और रोवर वहीं फंसा रहता है और रोवर के एक जगह फंस जाने के कारण अब उसकी बैटरी भी धीरे धीरे कम हो रही थी और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मई 2010 तक उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो सकती थी। रोवर की व्हील निकालने में अभी नासा सफल हुई नहीं थी कि एक और नई मुसीबत आ जाती है। रोवर की एक और व्हील काम करना बंद कर देती है। अब इसकी 6 में से सिर्फ 4 पहिए काम कर रहे थे। काफी महीने तक स्प्रिट को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के बाद अब नासा की टीम ने तय किया कि वो इस मिशन को एक स्टेशनरी मिशन में तब्दील कर दे। अब इस रोवर का काम था मंगल के रोटेशन को स्टडी करना, जिससे यह पता लगा जा सके कि इसकी कोर में क्या है। नासा इस मिशन को आगे बढ़ाने वाला ही था कि मार्च 2010 में यह रोवर पृथ्वी से अपना संपर्क खो देता है। आखिरी बार रोवर का पृथ्वी से 22 मार्च को संपर्क हुआ था। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि रोवर का बैटरी लेवल कम हो गया होगा और उसने अपनी बैटरी को कंजर्व रखने के लिए खुद को स्लीप मोड में डाल दिया होगा, जिससे इसका कम्युनिकेशन बंद हो गया होगा और हो सकता है कि गर्मी आने पर यह वापस कम्युनिकेशन करना शुरू कर दे। अब टीम को मार्च 2011 तक गर्मी के मौसमान का इंतजार करना था। 1 साल तक लगभग 1300 से भी ज्यादा कमांड भेजने के बाद मार्च 2011 में नासा ने इस मिशन को ऑफिशियली पूरा मान लिया। लेकिन अब सवाल आता कि इसके बाद स्प्रिट के साथ क्या हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा कि हो सकता है कि जब रोवर ने पृथ्वी से सिग्नल खोया तब वह पूरी तरह से बंद हो चुका होगा, जिसके कारण इसके इंटरनल पार्ट्स बर्फ में जम गए होंगे, जिसके उसके सारे पार्ट खराब हो गए होंगे। लेकिन खराब होने से पहले स्प्रिट मंगल के इस खतरनाक वातावरण में लगभग 6 साल बिता चुका था।
पर इस दौरान उसने लगभग 7.7 किलोमीटर दूरी भी तय की। स्पिरिट का तो अंत हो गया, लेकिन उसका जुड़वा अपॉर्चुनिटी अभी भी मंगल पर था। स्पिरिट रोवर के बाद में मंगल के एक हिस्से को स्पिरिट स्पोर्ट्स नाम दिया गया। अब आप जो फोटो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फोटो स्पिरिट रोवर का है, जो अपॉर्चुनिटी द्वारा खींचा गया। अपॉर्चुनिटी स्पिरिट के खत्म होने के 7 साल बाद तक मंगल पर काम करता रहा। अपॉर्चुनिटी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा लाइक टारगेट पूरा कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।